के नए सीडीएस के नाम का ऐलान हो चुका है। अब अनिल चौहान नए सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। वो भारत सरकार सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं और इस दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद में बड़ी कमी भी आई थी। ऑपरेशन सनराइज के वो मुख्य शिल्पी भी थे। इसके तहत भारतीय और म्यांमार सेना ने दोनों देशों की सीमाओं के पास उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था। चौहान बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की योजना से भी जुड़े हुए थे और फिलहाल मिलिट्री एडवाइजर के पद पर तैनात थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। तो कितना महत्वपूर्ण है उनकी नियुक्ति सीडीएस के पद पर और क्या क्या चुनौतियां होंगी, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सेना के पूर्व डिप्टी प्रमुख रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कादियान सर, गुड इवनिंग। कितना सिग्निफिकेंट है सर ये नियुक्ति? एक अरसे बाद जरूर हुई है, लेकिन सोच समझकर आखिरकार फैसला। एक ऐसे व्यक्ति को पदभार संभाला जा रहा है जिसे चाइना एक्सपर्ट कहा जाता है और प्रधानमंत्री की देखरेख में काम करने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के साथ काम करने का अनुभव। देखिए, बड़ी अच्छी खबर है और मैं जनरल अनिल चौहान को बधाई देता हूं। ये पोस्ट 9 महीने से खाली पड़ी थी जबकि जनरल रावत का दुखद एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, तो इसको भरना जरूरी था। आर्मी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जहां बदलाव आते रहते हैं, तो जो काम जनरल बिपिन रावत ने शुरू किए थे उसमें मॉडर्नाइजेशन, उसमें थिएटराइजेशन, उसमें रैशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड ऑफ एक्सपेंडिचर, ये चौहान साहब के लिए दूसरी अच्छी बात है। पहले एडवाइजर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, इनको डोभाल जी के नीचे काम करना है। उनके साथ ये पहले ही काम कर चुके हैं, तो मेल मिलाप, वो इनकी कार्य प्रणाली को जानते हैं, इनकी काबिलियत को जानते हैं। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस अगर आप देखें, हर लेफ्टिनेंट जनरल चीफ बनने के काबिल होता है, हर लेफ्टिनेंट जनरल सीडीएस बनने के काबिल होता है। Absolutely. अनिल चौहान में अनुभव की कोई कमी नहीं है, उनमें क्वालिफिकेशन की कोई कमी नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है एक सेना के लिए कि एक तजुर्बेकार इन्फेंट्री ऑफिसर 11 कोर राइफल्स के हैं, जिनका अनुभव अलग अलग क्षेत्र में बाहर भी रहा है, यूएन असाइनमेंट भी कर चुके हैं, जिनकी आउटलुक भी बड़ी वाइड हुई होगी, उनको अपॉइंट किया जा रहा है। वो सेक्रेटरी भी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। वो अनिल डोभाल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के क्लोज कॉन्सेप्ट में काम करेंगे। वो आपस में उनकी कार्य प्रणाली को जानते भी हैं, तो उससे और भी काम स्मूथ रहेगा। और उम्मीद की जाती है कि आर्मी की मॉडर्नाइजेशन, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन, उनकी थिएटराइजेशन और जो भी कोई आर्मी में कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए अनिल चौहान वो कर पाएंगे जो बिपिन रावत ने शुरू किया था, जो अचानक उनके एक्सीडेंट के वजह से काम पूरा नहीं हो पाया था। एब्सोल्युटली सर, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं सर। ये पहली मर्तबा है जब एक रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर जो हैं वापस आ रहे हैं एक्टिव सर्विसेज में और स्वाभाविक रूप से एक 4 स्टार पोजीशन वो होल्ड करेंगे। डीजीएमओ रह चुके हैं सर बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान, जो म्यांमार के बॉर्डर के अक्रॉस जो हमारा एक सफल ऑपरेशन रहा था, उसके शिल्पकार भी कहे जाते हैं और चाइना एक्सपर्ट्स इन्हें कहा जा रहा है। लेकिन ये तो सरहद पार की चुनौतियां हैं, लेकिन जो हमारी डिफेंस की जिसका जनरल बिपिन रावत ने शुरुआत की थी, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, उसमें तीनों अंगों के बीच में कुछ आंतरिक मतभेद भी हमको पता चला था कि कुछ हैं, सहमति बनने में समय लग रहा था। जनरल चौहान, आपको लगता है कि उस कदम को कितना बखूबी आगे बढ़ा पाएंगे, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो कि सपना था जनरल बिपिन रावत का? सर देखिए, आर्मी अफसर की पोस्टिंग अपने हाथ में नहीं होती है। उसको कहाँ तैनात किया जाता है, उसको क्या अनुभव मिलता है। अगर अनिल चौहान जनरल वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक में इन्वॉल्व थे तो कोई और भी हो सकता था, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
लेकिन 40 साल की सर्विस के बाद वो जब रिटायर हुए तो उनके पास पूरी जो एक ओवरव्यू आर्मी की होनी चाहिए, एक ऊंचे स्तर पर, कि किस तरीके से वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो डीजीएमओ भी रह चुके हैं, आर्मी कमांडर भी रह चुके हैं पूर्वी क्षेत्र में, तो वो अनुभव का इस्तेमाल करते हुए ये एक नई अपॉइंटमेंट है। ये सरकार ने रूल बनाया था कुछ महीने पहले कि भविष्य में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को भी बनाया जा सकता है अगर उनकी उम्र 65 साल से कम हो, यानी 2 साल के रिटायरमेंट के अंदर अंदर वाले ही बन सकते हैं। तो वो तो सरकार का एक नियम है, सब लेफ्टिनेंट जनरल बराबर होते हैं, अनुभव का थोड़ा बहुत फर्क होता है जो भी उनके हाथ में नहीं होता। अगर वो काबिलियत नहीं होती तो वहां पहुंचते ही नहीं। एक आर्मी ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट जनरल बनता है वो 5 अलग अलग सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जाता है, जहाँ बहुत लोग सुपर सूट होते हैं, उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो सारे लेफ्टिनेंट जनरल जिस पोस्ट को होल्ड करने की काबिलियत रखते हैं, इनका तजुर्बा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में है, वो इनको फायदा है। तो ये जो प्रणाली शुरू की थी जनरल बिपिन रावत ने, ये उसको आगे बढ़ाएंगे, ये उम्मीद की जाती है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। बट मेरा मूल सवाल सर, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर आपको क्या लगता है, कुछ चुनौतियां अभी बची हुई हैं और उस पर आगे बढ़ पाना जनरल चौहान के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, आजकल का बैटल फील्ड जो है बड़ा फास्ट मूविंग है और एयरफोर्स वो कोई रीजनल काम नहीं करती है, क्योंकि हवाई जहाज तो कहीं से भी कहीं जल्दी से पहुंच जाता है। तो ये जो थिएटर कमांड है, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कोई भी आप नया कॉन्सेप्ट जब अडॉप्ट करते हो, 100% फायदे नहीं होते, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो वो तो जब एक बार बन चुके होंगे, अनुभव ही बताएगा। कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं कि एयरफोर्स के रिसोर्सेज को आप डिसेंट्रलाइज क्यों कर रहे हो, उनको सेंट्रलाइज रखो। जब रिसोर्सेज कम होते हैं, एयरफोर्स के रिसोर्सेज हमारे पास इतने ज्यादा नहीं जैसे अमेरिकन आर्मी में या थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो तो ओवरसीज ऑपरेशन करते हैं। ये भी एक आर्गुमेंट थी कि भाई अगर एयरफोर्स के रिसोर्सेज कम है तो उनको सेंट्रलाइज रहने दे, वो तो कहीं से कहीं जल्दी में भेजे जा सकते हैं। तो ये तो अनुभव बताएगा, हर चीज के फायदे भी होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। जिस तरीके से हमारा बॉर्डर पे तैनात है सेना, तो देश हमारे पड़ोसी, खतरा हमको लगातार लगा हुआ है, तो उसमें थिएटराइजेशन के फायदे भी हैं ताकि एक आर्मी कमांडर के डेडिकेटेड रिसोर्सेज हो जो उनको जल्दी से इस्तेमाल कर सके। तो वो तो समय बताएगा कि इसमें फायदा है या कोई कमी है तो दोबारा दोहराया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से, और यही कहा जा रहा था कि जनरल बिपिन रावत जिस आइडिया को लेकर आए थे, एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की, वो अक्सर इस बारे में बातचीत भी किया करते थे। अब उन्हें उस आइडिया को कितना आगे ले जा पाएंगे, और स्वाभाविक रूप से नए सिरे से चुनौतियां होंगी, और इस पर एक व्यापक विमर्श हुआ है तीनों सेनाओं के भीतर भी और बाहर भी। तो कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितना चुनौतीपूर्ण होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन सर, अगर आप सबसे बड़ी चुनौती अगर आप देखें बतौर सीडीएस जनरल चौहान के सामने, अब क्या होने वाली है सर? नहीं, चुनौतियां तो हर चुनौती बड़ी होती है। थिएटराइजेशन भी एक चुनौती है, मॉडर्नाइजेशन अपने आप चुनौती है। इतने बड़ी आर्मी में बदलाव लाना हमेशा उसमें रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जो भी आप एक्शन लेंगे कुछ लोग उसके हक में नहीं होंगे। इतनी बड़ी आर्मी में तो होगा, खासकर हमारी आर्मी में जिसकी डिप्लॉयमेंट हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर समुद्र तट तक है, और जिसमें काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी भी है, जिसमें कन्वेंशनल एनिमी में हमारे चाइना और पाकिस्तान के फ्रंट पर हैं। तो चुनौतियां हमेशा रहेंगी। थोड़ा सा रवैया हर इंसान का देखने का अलग अलग होता है। प्राथमिकता कोई इंसर्जेंसी को ज्यादा देगा, कोई कन्वेंशनल वारफेयर को ज्यादा देगा, कोई वेस्टर्न थिएटर को ज्यादा देगा, कोई पूर्वी थिएटर को जो चाइनीज के खिलाफ है। वो फर्क हमेशा रहेंगे, लेकिन उस लेवल पे जो अनिल चौहान पहुंचे हैं, तो उनकी जो ओवरव्यू है वो हमेशा आर्मी की भलाई के लिए रहेगी। और जो भी कोई रेजिस्टेंस है, वो उम्मीद है वो उसको ओवरकम करके सबको साथ लेके